हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुपुरुष तथा साइरस द्वितीय हैं, जो 558 से 529 ईसा पूर्व में ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किस कौन सी साम्राज्य में? हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शा रुस्तम अभिलेख द्वारा प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व के शासनकाल के हैं। इनसे भारत पारसिक यानी भारत ईरान संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक है। दारा प्रथम के साम्राज्य में 23 प्रांतों को अलग होता है। जो वहाँ पे दारा प्रथम था, दारा प्रथम यहाँ अभिलेख दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम के साम्राज्य में 23 प्रांतों को अभिलेख मिलता है। इस उसके बेहिस्तून अभिलेख में मिला हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत है। भारत दारा के साम्राज्य का कौन सा प्रांत है? 20वां प्रांत है। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलिकाएँ प्राप्त होती थी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि टेसियस टेसियस जो था अर्थ जर्किसिस का राजवेद था। हाँ, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप ही भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में खरष्टी नामक लिपि का आविष्कार हुआ। जो खरष्टी दाई से बाई, ये लिपि उर्दू की तरह दाई से बाई की तरह लिखी जाती थी। जो ईरानी लिपि अरमाइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। जो फारसी का स्वर्ण मुद्रा था डेरिक था, और रजत मुद्रा क्या कहलाती थी? सिगलोई कहलाती थी। यहाँ पे ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमी उत्तर प्रांत से प्रचलित थे। ईरानी जो सिक्के थे सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। यहाँ पे एक कहानी है कि महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या, यहाँ महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराना और बौद्ध ग्रंथों में कितने मिलती है? 8 मिलती हैं। ठीक है। महापद्मनंद और उसके उत्तराधिकारी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। जो सिकंदर का क्या था? समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। उसे यूनानी यूनानी लेखकों ने क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। जेनोफोन था उसे क्या बोलता था? तो बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता था। भद्रसाल, यहाँ पे जो भद्रसाल है उसका सेनापति था। भद्रसाल उसका सेनापति था। भद्रसाल उसका क्या कहता है? सेनापति था। यहाँ पे सिकंदर क्या है? यहाँ पे सिकंदर जो है, सिकंदर मैसिडोना का छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर मैसिडोना का छत्र फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हकामानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला गया। ठीक है। अब यहाँ लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान का प्रस्थान प्रास किया यूनान को प्रस्थान वापस किया। ठीक है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र, यहाँ पे जो है डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी हैं जो इतिहासकार हैं, उन्होंने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब तथा सिंध प्रदेशों में विद्यमान थी। उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियाँ थी जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। अब यहाँ पे है कि सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ के स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पे पुरु जो पोरस का राज था झेलम और चेनाब नदी के बीच में बसा होता है। झेलम और चेनाब नदी के बीच में बसा होता है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज और कुछ नए इलाके प्रदान किए सिकंदर ने 2 नगरों निकेया और बफ बफ कैफला की स्थापना की। निकेया तथा बफ कैफला की स्थापना की। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। इसके सैनिकों द्वारा यहाँ पे इस व्यास नदी को पार करने से सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने क्या इसके पश्चात इसके पश्चात सिकंदर ने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कहाँ थी? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत के अनेक यूनानी उपनिवेश थे जैसे निकेया था, कैफला था, सिकंदरिया स्थापित हो गया। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर भारत में उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। किसके सैनिक ढालेंगे? तो उलुक सिक्के ढालेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासनकाल था? तो नंद वंश का था, मौर्य का था, शुंग वंश का था, तो कण्व वंश। सिकंदर के समय कौन था? घनानंद उस समय शासनकाल में था, तो किसका? तो एन नंद का होगा। आंसर क्या होगा? नंद। नंद वंश का अंतिम शासक क्या था? घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने इसे जो यूनानी लेखक थे उन्होंने क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। इसे यूनानी लेखकों ने क्या है? अग्रमीज कहा क्या है। जेनोफोन इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताते थे। जेनोफोन इसे क्या कहते थे? बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताते थे। भद्रशाली इसका सेनापति था। भद्रशाली इसका सेनापति था। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज सिकंदर महान के कौन सा राजा और सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था। आंसर क्या होता भी? ये एक तरह से ये क्वेश्चन IAS प्री 2000 में पूछा गया है, और 44 BPSC प्री 2000 में रिपीट किया गया है। सेम क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया, रिपीट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ठीक है। अब रीजन था कि वह चंद्रगुप्त से पराजित हुआ। तो एसेशन में कि सिकंदर महान ने 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने यहाँ पे क्वेश्चन है तीसरा कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है इस सेशन में। इसका रीजन है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो रीजन था कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था सिकंदर महान। तो यहाँ पे सी होगा। इस सेशन से ये रीजन क्या है? गलत है। ये UPPCS प्री 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या था? हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व में सितंबर माह में सिकंदर भी है और सितंबर माह में भी है। यहाँ पे सिकंदर है, सितंबर। ठीक है। तो सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ। इस प्रकार ए सही है, एसेशन सही है, रीजन गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे युद्ध में क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के पश्चात तथा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो अभिसार, कठ, ग्लॉइस, मशक। तो आंसर क्या है? मशक। ये UPPCS मेंस 2013 का क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात वहाँ के बहुत सारे पुरुष जो सैनिक थे वो मारे गए थे। उनके पश्चात उनकी जो स्त्रियाँ थी उन्होंने अपने हाथ में शस्त्र धारण कर लिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज था जिसकी राजधानी मशक थी। अश्वक साम्राज्य था, उसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुई बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों को मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। अब यहाँ पे भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है। उस समय भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे क्या? वो एक अच्छा प्रशासक था। तो ये तो नहीं था। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये सही हो सकता है। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज भी बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। तो 1 2 3 आंसर ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिकंदर अब यहाँ पे सिकंदर की भारत में सफलता के प्रयुक्त कारण में से प्रथम 3 सत्य थे। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उनकी सेना निसंदेह शेष थी। आम्बी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। तो उपयुक्त मतलब बी सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या है कि गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे उस भारतीय राजा का ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये बहुत बार पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन UPPCS प्री 2002 में 2000 में पूछा, 2003 में पूछा गया। UDA अपर डिवीजन UDA LDA में पूछा हुआ, 2002 में पूछा हुआ है। ठीक है।
अब यहाँ पे उस भारतीय राजा का नाम बताइए। हाँ, क्वेश्चन है कि उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। अभी ये आंसर क्या होगा? पूर्व पोरस। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस पूर्वी को पराजित किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पूर्व पोरस को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपने राज और कुछ नए इलाके प्रदान किए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पोरस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो कौन नहीं आया था? निरायकस आया था, आनसिक्रिटस आया था, डायमेकिस डायमेकिस नहीं आया था, क्योंकि डायमेकिस ये यूनान का शासक का ये था। ठीक है। तो आंसर में यहाँ क्या होगा? यहाँ यूपीपीसीएस प्री री एग्ज़ाम हुआ था 2015 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उन्होंने घनानंद को पराजित कर चंद्र मौर्य वंश के नंद वंश को खत्म करके क्या है, नंद वंश को समाप्त कर उन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर बृहत्तर भारत पे अपना शासन किया, मतलब लगभग में पूरे भारत पे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया है, जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। जिसका साम्राज्य क्या था उस समय? ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से मिलती थी? ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया है? राजनीतिक रूप से एकवट किया है। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया? एकवट किया। ठीक है। अब यहाँ पे विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त थे। तो इनके दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। पहला है कि देवी देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक वंचितक या अभिसारिका बंधितक। क्षेमेंद्रकृत वृहत कथा मंजरी तथा सौमदेवकृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलते हैं। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद के परिशिष्ट प्रमाण में चंद्रगुप्त को मयूर पोस्को के ग्राम मुखिया के पुत्री का पुत्र कहा गया है। हेमचंद के परिशिष्ट प्रमाण में चंद्रगुप्त को मयूर पोस्को के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। यहाँ पे क्या है? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। यहाँ पे विलियम जोन्स जो थे पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। अब यहाँ पे एरियन तथा प्लूटोर्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे एरियन है जो एरियन और तथा प्लूटोर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटिस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटिस कहा जाता है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटिस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटोर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटिस के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे जो एरियन है तथा प्लूटोर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटिस के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे जो जस्टिन है और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्य खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की समयता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में से द्विजर्षम कहा जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य भी था, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज के सप्तांग सिद्धांत, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है।
यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यहाँ जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाते हैं। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक यहाँ पे ये ऐतिहासिक शास्त्र नहीं है परंतु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली मैकियावेली की जो रचना है प्रिंस से की जाती है। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत में भी विजय प्राप्त किए थे। ठीक है, जैन तथा तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जैसा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में वो कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कल कर्नाटक तक हो सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन और तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ही संभव हुआ। जो भारत का एकीकरण था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही संभव हुआ। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रा दमन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में क्या था, दक्षिण में मैसूर तक था। दक्षिण में क्या, कहाँ तक था? मैसूर तक था। उसकी उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत ईरान और पाकिस्तान। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी थी तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। अब यहाँ पे 150 ईसा पूर्व में रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में, यहाँ पर 150 ईसा पूर्व में रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में आरण्य तथा सौराष्ट्र प्रदेशों में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। जिससे ये ज्ञात होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह मार्ग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी जो सेना थी, ठीक है, उसको 305 ईसा पूर्व में उन्होंने उसको परास्त कर दिया था। ठीक है, यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार को अमित्रोकैडिस कहा गया है। अमित्रोकैडिस कहा गया। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकैडिस का संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करना। जैन ग्रंथ उसे शीशन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय बिंदुसार के समय में तहसीला में विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। किसके भेजा था? तो अशोक को भेजा था। तो यहाँ पे दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तहसीला में विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए उसने पुत्र अशोक को भेजा। अब यहाँ पे है कि स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटीकोटस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटीकोटस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलोडास्पस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। ये वस्तुएं थी मीठी मधुरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। यहाँ पे प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलोडास्पस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीकोटस से
एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। वस्तुतः मीठी मदिरा की मांग की उन्होंने, सिक्की जंजीर की मांग की थी तथा दार्शनिक की मांग की थी। एंटियोकस ने दार्शनिक छोड़ सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दिया। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा था, वाइसराय था। ठीक है, बहुत साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा या वाइसराय था तथा असम असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत ही थे। असम तथा सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत थे। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे वैवाहिक धर्म का प्रतिपादन किया। धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। सहिष्णुता, उदारता और करुणा उसके यह उसके त्रिविध आयाम थे। ठीक है, अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग में मगध का राजा बना। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग में मगध का राजा बना तथा लगभग 400 ईसा पूर्व चार तथा लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय, उसके अभिलेखों में उसे सर्वत्र देव नाम प्रिय, देवा देवानंद प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय और देखने में सुंदर। जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय और देखने में सुंदर। पुराणों में से अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में से क्या कहा गया? अशोकवर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। दशरथ भी अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अब इस सिहली अनुश्रुतियों यानी श्रीलंका के जो अनुश्रुति थे दीपवंश तथा सिहली दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। तो यहाँ पे सिहली जो अनुश्रुति है दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है, दीपवंश से महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तीसरे के प्रभाव में वो पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र इसके प्रभाव में पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। दिव्यदान के अनुसार अशोक को गुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। मौर्य शासकों ने यहाँ पे जो मौर्य शासक थे, मौर्य शासकों ने अशोक तथा उसका पुत्र बौद्ध धर्म उसका पौत्र जो था दशरथ बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकार अशोक के जो अभिलेख थे उसमें रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में रजुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी। रजुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमाई जिले के यहाँ पे अग्रोनोमाई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारी काफिले के मुखिया को सारथवा की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेर तथा विहार यात्राएं रोक दी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात अशोक ने आखेर तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके पश्चात धर्म यात्राएं प्रारंभ की। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमनेदे गया तथा उनकी पूजा की। यहाँ पे जो इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक ने इतिहासकार विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक ने साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर गुप्त के साथ अशोक के धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। पहला कि लुम्बिनी है, दूसरा है कपिलवस्तु है। लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर और श्रावस्ती है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। अशोक जब वो राजा बने थे उसके 10 वर्ष बाद उन्होंने क्या किया था? बोध गया की यात्रा की थी। 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्म होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया और भू राजस्व को 1 से घटाकर 1/8 कर दिया। यानी भू राजस्व यानी जो भू राजस्व है 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया।
यहाँ पे कालसी गिरनार तथा मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। कालसी गिरनार तथा मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों में ही से ही ज्ञात होता है। यहाँ पे जो अशोक का इतिहास है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। पहला शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख क्या है? 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। शिलालेख जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। शिलालेख 14 विभिन्न भिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है पहला शाहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेहरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पाँचवा धौली, छठा जौगढ़, सातवां एरागुडी, आठवां क्या सोपार, आठवां क्या है सोपार। अब यहाँ पे क्या है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे प्राकृत भाषा में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल जो दो अभिलेख हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा लिपि ब्राह्मणी नवकर खरोष्टी हैं। केवल दो अभिलेख जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी नवकर खरोष्टी हैं। तहसीला में, यहाँ पे तहसीला की बात करते हैं तो तहसीला में अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अवशेष मिला है। तहसीला में, यहाँ पे तहसीला से अरमाइक लिपि में लिखा गया भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी अरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमा नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन, जैसे यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पेटियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन करते हैं पत्थर की पट्टियों यानी शिलालेख पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्हें अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय मिलता है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे मिलता है? तो जेम्स प्रिंसेप को मिलता है। डी.आर. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक को इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। डी.आर. अम्बेडकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास का लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। यहाँ पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधा पुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार है। पहला है पिपरा हुआ, सोहगोरा तथा महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में जो खरोष्टी लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेशन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का जो नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु अभिलेख मध्य प्रदेश से। अशोक का जो नाम लिखित है गुर्जरा लघु अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मॉस्की, नेतुर एवं उड़े गोलम अभिलेखों में भी अशोक का क्या है व्यक्तिगत नाम मिला है। यानी अशोक का नाम बहुत सारे अभिलेख में मिला है, जैसे गुर्जरा अभिलेख में मिला है, मास्की में मिला है, नेतुर में मिला है, उड़े गोलम में मिला है। ब्रावो, यहाँ पे क्या है ब्रावो बैराट लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ब्रावो लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बल निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार के कि यहाँ कोई जीव मार कर बलि ना दिया जाए और न कोई उससे मना जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर, 1 मृग, 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता है। ये दोनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। अब यहाँ पे पांचवें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 26 वर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध का वर्जित करने का स्पष्ट अभिलेख मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें अभिलेख में इस युद्ध की संदर्भ में जो अशोक का 13वां अभिलेख था इसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। ये घटना यहाँ पे जो है
ये घटना अशोक के शासनकाल के ये घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अथवा 271 ईसा पूर्व में घटित हुई। ये घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अथवा 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस लेख में उसने कलिंग से हुई पीड़ा पर अपने दुख तथा पश्चाताप व्यक्त किया है। इस लेख में उसने कलिंग से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप भी व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख जो बारहमा में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के जो दूसरे हैं और 13वें शिलालेख हैं। अशोक के जो दूसरे 13वें शिलालेख में संगम, चोल, पांड्य, सतयुत और केरलपुत सहित तानपुरनी श्रीलंका की सूचना मिलती है। यहाँ पे जो मौर्य शासक है, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक एंटिकोटस द्वितीय, सीरिया का शासक तुरमय या तुरमाई, टॉलमी टू फिलियोडसस, मिस्र का राजा अंतकिनी, एंटीगोनस गोनातस, मैसेडोनिया या मकदूनिया का राजा, ठीक है, मग साइरिन का शासक, हाँ, अलिक सुंदर। यहाँ पे अलिक सुंदर की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर एपाइरस या एपेरिस का राजा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोरखपुर जिले से प्राप्त सो गोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगोरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुए हैं। उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी के ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय में किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है, ठीक है। इसे अकाल इससे अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। अब क्वेश्चन है कि मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, एक धर्मस्थीय, एक कंटक शोधन। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, एक धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी था, कंटक शोधन फौजदारी था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुलिस कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुलिस कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो अर्थशास्त्र है उसमें 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। एक संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले संस्था के यहाँ अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले हैं, और संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले हैं। संचरा के यहाँ प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाले इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा होते थे। इसकी कुल 6 समिति होते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। मेगास्थन की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समिति होते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी ये कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता है। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता है। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। करों की चोरी करने वालों को क्या दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। वो नगर के पदाधिकारी को वो नगर के पदाधिकारी को एस्टीनो मोइड कहलाता था। यहाँ पे क्या है कि मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, ठीक है, जिसका प्रमुख नगरक या प्रमुख था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला क्या है जो इस प्रकार है: पहला दार्शनिक है, दूसरा कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर है, पांचवा योद्धा है, छठा निरीक्षक है, सातवां मंत्री है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मेगास्थनीज यहाँ पे है भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार उसके अनुसार मतलब उसके अनुसार मौर्य काल में कोई व्यक्ति
इसके कारण में मौर्य काल में कोई व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न उसे भिन्न पेशा अपना सकता था। ठीक है, मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, न उसे भिन्न अपना पेशा अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा थी। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत का वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के उल्लेख मिलता है। पहला है कि उत्तरापद, जिसको तहसीला, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तहसीला थी। दूसरा है कि अवंती अवंतीरठ, जिसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी थी। दूसरा कलिंग है, जिसकी राजधानी तौसली थी। पचमा चौथा क्या है, जिसका दक्षिणापद, जिसकी राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी। दक्षिणापद जिसकी राजधानी क्या थी, स्वर्णगिरी थी। यहाँ पे प्रांत क्या है, प्राची एवं पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी, प्राची एवं पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ है कि भाग एवं बलि। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। यहाँ पे भाग एवं जो बलि थे प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता है, तो भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का उत्तराधिकारी था। ठीक है, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजवंश के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वो भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का उत्तराधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे, इस कर को क्या कहते थे, भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का, इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने वाले का कार्य सम्राटों के द्वारा किया जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने वाले का कार्य समावर्तक के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों तथा कमिश्नरियों का शासक था। ठीक है, अब यहाँ पे है उपर्युक्त पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी हैं। पहला क्या है, पन्याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष। दूसरा है सुनाध्यक्ष, बुचड़खाने का अध्यक्ष। तीसरा है गणिकाध्यक्ष, व्यवसाय का निरीक्षक। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रयुक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति यहाँ पे अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रयुक्त पत्नी के विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्य कालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। मौर्य कालीन समाज में क्या थी, तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने और उसके शरीर में दोष होने पर पत्नियां उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारी होने अबाध्य होने जैसी स्थिति में पति उसका त्याग करने का अधिकारी था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रत फॉलन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह क्या करती थी, इस स्तंभ यहाँ पे था, इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह क्या करती थी, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित था। ठीक है, सांची तथा भरहुत के स्तूपों का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन है। सारनाथ का जो धम्मेक स्तूप है वो क्या है, गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया। सारनाथ का धम्मेक स्तूप गया तो गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या है, बिहार में जो पटना है, पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार से की गई खुदाइयों से मौर्य काल की लकड़ी का विशाल होने के अवशेष प्रकाश में है। ठीक है, इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के प्रकोष्ठ के अवशेष और कुम्हरार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदी बाग
पाटलिपुत्र तरफ बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल था। बुलंदी बाग प्राचीन पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र सिंह के नाम से विख्यात हुआ। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था का ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकली। शक छत्र और रुद्रदमन ने जूनागढ़ अभिलेख से इन दोनों कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदमन ने इस झील की निर्माण कराई थी। हेलो दोस्तों, पीसीएस के पाठशाला में आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये यूपी लोअर सब नोट प्री 2002 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महाशासकों में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महाशासकों में होती है। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। वो ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर से भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जो जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसकी साम्राज्य की सीमा थी ईरान से ही मिलती थी। उसकी साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक किया, ठीक है। अब क्वेश्चन के भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है 66 बीपीएससी के द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे क्या है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। 66 बीपीएससी जो प्री री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश की बात करते हैं तो गुप्त, वर्धन, मौर्य, कुषाण। तो इसमें क्या है? मौर्य वंश पुराना है इससे में, ठीक है। तो यहाँ पे उपयोग दिए गए विकल्प में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। मौर्य राजवंश क्या है? सबसे प्राचीन है। इसका समय क्या था? 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना मौर्य राजवंश की स्थापना थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? विशाखदत्त। ये 46 बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये हमेशा रिपीट होता रहता है। कहाँ? विषमुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ठीक है। तो यहाँ क्या है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। नंद राज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलीन भी कहा गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा जाता था? सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स, यहाँ पे जो है विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, ठीक है। यहाँ पे एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। यहाँ पे क्वेश्चन कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। यहाँ पे सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स से, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है? तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया? तो प्लिनी, जस्टिन और स्ट्रैबो और मेगास्त्रीन। तो इसका यहाँ आंसर क्या होगा? जस्टिन ने ही क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब जस्टिन ने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की महान भेंट का उल्लेख किया है, आंसर क्या होगा? तो जस्टिन। आंसर क्या होगा? जस्टिन, ठीक है। अब ये कोटवाली प्रधानमंत्री किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो आंसर क्या होगा? सी। ये यूपीपीसी प्री 2002 का क्वेश्चन है। लोअर सब नोट 2002 में ये आया थे, ठीक है। यहाँ पे कौटिल्य क्या है? कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नाम से भी विख्यात है। कौटिल्य इतिहास में विष्णुगुप्त चाणक्य इन दोनों नाम से विख्यात है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छात्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आश्रित हुआ। उन्होंने राजनीति
शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम क्या है रचना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त सन के नाम से जाने थे। ये यूपी पीसीएसपी 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? चाणक्य रखा था। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम क्या था? चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य एवं पद्यखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है, ठीक है। हाँ, पुराने में से द्विजर्भस यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य नामक चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम से ही हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य और विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग व्यक्ति हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था। इसके अनुसार विकल्प सी होगा, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये आई एस प्री 1993 का क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का नाम क्या है? अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त है, ठीक है। बी आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? 63 बीपीएससी के क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली क्या है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के इसमें आर्थिक संबंध में शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय ये एक से अधिक। तो यहाँ पे कि कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, माती, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था का भी विस्तृत जानकारी मिलता है। तो इसका आंसर क्या यही होगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो आर्थिक संबंध पे भी है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे है, विदेश नीति पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ठीक है। यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजा के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंक कौन सा था? तो राज का 7वां अंक कौन सा था? मित्र था। राज का सातवां अंक क्या था? मित्र था, ठीक है। ये यूपीएस प्री री एग्जाम हुआ तो 2015 में इसका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे है क्या है? सुहृद मित्र राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग होता था। सुहृद मित्र राज के कान है। राजा के मित्र जो राजा के मित्र होते हैं शांति और युद्ध कल दोनों में ही सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज जो आदर्श होते हैं और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज जो मित्र होते हैं, कृत्रिम जो मित्र होते हैं दोस्त होते हैं उनसे अधिक श्रेष्ठ होते हैं। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश क्या है? तो अविसंभावी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मतलब राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों की ज्ञात होता है। ये वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र बी आंसर। यूपीपीसीएस प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ किसके शासनकाल में डिमिकेस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में होता है। यहाँ पे क्या आंसर क्या है कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। ये मेगास्थनीज के स्थान पर आया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था लकड़ी का। आंसर क्या होगा? सी। तो यहाँ पे बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुमरान में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय अशनुपर महोदय के हैं। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष और कुमरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये कौन सा है, पाटलिपुत्र। ये यूपी विशेष प्री मेंस 2011 का क्वेश्चन है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो किसका है, तो पाटलिपुत्र का। ठीक है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था, बुलंदीबाग का इसका है, किसका स्थल था, प्राचीन स्थल था। तो ये किसका है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थल पाटलिपुत्र का था। ये यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन मतलब दक्षिण की विजय प्राप्त की थी, तो इसमें किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, यह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों और जैन एवं तमिल साक्ष्यों से प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अवशेष अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में से एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। एवं तमिल साक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र की शासक ने पहली बार जीता, तो आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। तो यहाँ क्वेश्चन के राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया। रुद्रादमन के अभिलेखों से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। ठीक है, अब यह क्वेश्चन के अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो ये क्वेश्चन के रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ ये 39 बीपीसी प्री 1994 में हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था। इस सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया यूपी पीसीएस प्री 1996 में 2 साल के बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 150 ईसा पूर्व के रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में 150 ईसा पूर्व के रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख में अनर्थ और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, अब यहाँ के गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित होता है। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से रुद्रदमन के जूनागढ़ क्या है, गुजरात में ही है। ठीक है, तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित है, यह प्रमाणित कहाँ होता है, जूनागढ़ कहाँ है, तो गुजरात में। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। अब यहाँ पे सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह और अफगान शासन का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा से हारा था, चंद्रगुप्त मौर्य से हारा था। आंसर डी हो गया। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 350 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अब ये क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। यूपी आर का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था, तो ये इसका आंसर क्या होगा, 305 ईस्वी दिया गया है, मानचित्र संबंधित है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे कनिष्क से मृत्यु के समय ऑप्शन क्या है, कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में यहाँ तक इंडिया का शासन था। ठीक है, ईरान तक शासन था इंडिया का। तो यहाँ पे क्या है, उक्त मानचित्र की बात करते हैं। तो उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभलेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम तथा सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। किसने सहिष्णुता, उदारता तथा करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो किसने की थी, अशोक ने की थी। यूपी पीसीएस 1993 का क्वेश्चन है। अशोक ने अपने प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर
रहकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। जो अशोक का यहाँ पे अशोक का जो धर्म था, ये अशोक का धर्म था सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे, ये ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय इन नियम थे जिनका संप्रदाय विषय से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा इसके त्रिविध आयाम थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आंसर क्या है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार, भारत में जो अशोक का अधिकार था चोल, यहाँ पे जो चोल हैं, पांडे हैं, सतयुक्त हैं, केरलपुत है, ताम्रपाणी, श्रीलंका छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत और सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक के अभिलेखों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया। अशोक के अभिलेखों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्थान में, तीसरा गुहालेख। शिलालेख दूसरा स्थान में, तीसरा गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चौल, पांडे, सतयुग, केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण कराया था। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने करवाया था। तो इसमें है कि सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्य से प्रसिद्ध हुआ था। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के छायादार वृक्ष धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्य और पशु के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ा। इसकी प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि, तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, पशु चिकित्सालय कॉलेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है ये। तो पशु चिकित्सालय कॉलेज, इससे कोई मतलब नहीं। मोक्ष में विश्वास, इससे मैंने तो देवनाम प्रिय। ठीक है, इनसे ये ज्ञात होता है कि अशोक 272 ईसा पूर्व में लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। तो 269 ईसा पूर्व लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में स्रोत उसे देवनाम प्रिय कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बहुसंगति होने का उल्लेख मिलता है? तो पहला क्वेश्चन है क्या है? अशोक के अभिलेख, दूसरा दीपवंश, तीसरा महावंश और दिव्यावदन। तो निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राजकाल में तृतीय बहुसंगति होने का? तो दीपवंश और महावंश दोनों में है। तो बी और दीपवंश और महावंश, ये तमिल सिंहली साहित्य। ठीक है, यहाँ पे क्या सिंहली अनुश्रुति, सिंहली मतलब क्या है? सिंहली मतलब श्रीलंका। ठीक है, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। ठीक है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। यहाँ पे 34वां में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पे डी हिंदू और अशोक और दशरथ। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन थे? तो अशोक थे और दशरथ थे। अशोक थे तो दशरथ थे। चंद्रगुप्त की बात करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। अशोक और दशरथ, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, दशरथ भी क्या होता है? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्या यहाँ पे क्या है? मौर्य शासक अशोक तथा उसका पुत्र बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करते थे। रज्जुक क्या थे? यहाँ पे रज्जुक थे चोल राज में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, गुस्साक सेना में अधिकारी। चूँकि अभी हम क्या मौर्य शासन का रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। रज्जुक क्या थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ में अशोक रज्जुक
में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग धात्री के हाथों में बच्चों को सौंप कर आप आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रजकों की नियुक्ति की है। रजकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी। अभी के वर्तमान में जो डीएम है उनके जान से थे, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है कि सार्थवा किसे कहते थे। सार्थवा व्यापारियों के काफिले को कहते थे। सार्थवा किसे कहते थे, व्यापारियों के काफिलों को। यहाँ पे मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवां को सार्थवा की संज्ञा दी गई। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारवां को सार्थवा की संज्ञा दी गई। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य शासन का भाग नहीं था। तो अग्रहारिक है, युक्त है, प्रादेशिक है, रजुक है। तो अग्रहारिक। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय अभिलेख में 3 पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। 3 पदाधिकारी हैं। पहला युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे। युक्त क्या होते थे, जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। ये जिले के अधिकारी थे जो राजस्व वसूल करते थे। रजू की ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार को प्रदान किया गया था। ये केवल पहले राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु के बाद में इन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रादेशिक की बात करते हैं तो ये मंडल का प्रधान अधिकारी था। ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह है। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने करवाया था। ये यूपी लोअर सभी नोट स्पेशल प्री 2008 का क्वेश्चन है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के जो शीर्ष पे हैं क्या होता है, सिर की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो आंसर क्या होगा, साची होगा। ये यूपीपीसी में 2008 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से साची के जो स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इसका निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने कराए थे। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व में था। तथा विकल्प सी सही होता है। जबकि भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, कर्नल कालीन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धार्मिक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि को बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सांची का स्तूप किस शासक ने कराया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने करवाया था। यूपी बीसीएस प्री 1999 में पूछा गया है। सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था। सेम क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री में 2006, 1995, 2012 में पूछा गया है। अब यहाँ पे सूची वन को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से मिलाइए। अब यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौशाम्बी की बात करते हैं तो आंसर क्या होगा, कौशाम्बी है तो घोषिता राम मठ है। कौशाम्बी क्या है, घोषिता राम मठ है। कुशीनगर की बात करते तो रानाभर स्तूप है। सारनाथ की बात करते तो धमेक स्तूप है। श्रावस्ती की बात करते हैं तो सहेत महत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पे गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर को करिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वो कहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे। फिर उसके बाद वो कपिलवस्तु गए। ठीक है, यहाँ पे अभिलेख साक्ष्यों के आधार पे यहाँ अभिलेख साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वहाँ महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राजाभिषेक के 10 वर्ष बाद
यानी 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया। 20 वर्ष बाद रुमनी दे अभिलेख रुमनी दे गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साहित्यों के आधार पर उक्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। पहला उन्होंने कहा गया पहला अशोक कहाँ गए थे तो लुम्बिनी गए थे। फिर उन्होंने कहा फिर वे गए कहाँ गए कपिल वस्ती, फिर बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। इस प्रकार विकल्प 42153 तथा 6 क्रमवार सही है। अब यहाँ पे अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है ज़्यादा, उनके उनमें क्या है प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का ज़्यादा उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से यूँ ज्ञात होता है। अशोक का इतिहास जो है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला क्या है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौनगढ़, एरागुंडी, सोपार है। ठीक है, अशोक के यहाँ पे जो अशोक के अधिकांश अभिलेख है प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। केवल दो अभिलेखों साहबगंज या मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तसीला से अरमाइक लिपि, तसीला से क्या होता है अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख। सरिकुना नामक स्थान से यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लैंगमन नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ट लिपि में है, तो कौन सा है तो शाहबाजगढ़ी है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है तो शाहबाजगढ़ी है। कौन सा है तो शाहबाजगढ़ी है। ठीक है, पत्थर का प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में है तो प्राकृत भाषा में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे तो प्राकृत में थे पत्थर। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है तो ये क्या है पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया तो पत्थर की पट्टियों पर। अब यहाँ आंसर क्या है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ाने का श्रेय हासिल किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये ISP 1993 में क्वेश्चन पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस 2006, यूपीपीसीएस GIC 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को अभिषेक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब यहाँ क्वेश्चन के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब यहाँ है क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो जेम्स प्रिंसेप। ये छत्तीसगढ़ PCS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के राजादेशों को सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। IS प्री 2016 में पूछा गया है, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अब क्वेश्चन के वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वो स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो क्या है अनुराधापुर। ये यूपीएस फ्री स्पेशल 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का प्रत्न श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है जिनके नाम इस प्रकार हैं पिपरावा, सोहगोरा और महास्थान। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन के प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी तो ये बहुत जगह पूछा है। कौन सा है खरोष्ट लिपि। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं और बाएं से लिखी जाती है तो खरोष्ट। IS प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। IS प्री 1997 में पूछा गया है। तो प्राचीन भारत में खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप और नॉरिस लेसन तथा कनिंगम आदि विद्वानों को है। वे मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है,
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिखी जाती थी? तो खरोष्ट लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? तो कौन सी लिखी जाती थी? खरोष्ठी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक अपने शिलालेखों में सम्मानित है जिस नाम से उल्लेख हुआ वो कौन सा है? तो प्रियदर्शी है। या ISP 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अशोक के अभिलेखों में स्रोत उसे देवनाम प्रिय, देवांदी, प्रियदर्शी का प्रिय तथा देखने में सुंदर देवनाम तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराने में से क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर मारी जाती है? तो पहले से सी है क्या है? खरोष्ट लिपि। सी क्या है? खरोष्ट लिपि। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक का अपने शिलालेखों में सम्मिलित है जिस नाम से उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या था? प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में सर्वोत्तम से देवनाम प्रिय, देवांदी, प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय तथा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है। अब क्वेश्चन है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्य थे किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 65th BPSC प्री 2019 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिलेखों में किस शासक का अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो आंसर क्या होगा? अशोक। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम के प्रिय के रूप में किया गया? तो अशोक, ठीक है। MPPCS प्री 2015 का क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा व्यक्ति अशोक के प्रस्तम स्तंभों के बारे में गलत है? तो आंसर क्या हो गया? ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ये स्थापत्य संरचना के क्या है? भाग है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा व्यक्ति अशोक के प्रस्तर स्तंभ में से गलत है? तो डी है, स्थापत्य संरचना के भाग है। डी आंसर। ISP 1997 में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन के अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापित संरचना के भाग नहीं है बल्कि ये पृथक संरचना है। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। अब 60 का है कि निम्नलिखित में से किसी अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मस्की अभिलेख में अशोक के इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही अशोक का इतिहास जो होता है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मस्की है, गुर्जरा है, नेतुर है, उड़े गोलम है। मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़े गोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर चित्रों के साथ रानियों से का उल्लेख मिलता है? तो आंसर 61 की बात करते हैं तो 61 की बात करते हैं तो कंगन हली। 61 की बात करते हैं तो कंगन हली, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे है कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगन नदी में बौद्ध स्तूप है। ये सम्राट अशोक को रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे रानी अशोक राजा अभिलेख मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो डी आंसर। आंसर क्या होगा? मस्की का लघु अभिलेख, मस्की का लघु शिलालेख, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम लिखा हुआ है? तो आंसर क्या है? गुर्जरा में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम लिखा हुआ है? तो आंसर क्या है? गुर्जरा में। अशोक का रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है। अशोक का जो रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक और रुम्नीदेय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्नी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ रुम्नी दे लघु स्तंभ लेख स्थापित किया है। बुद्ध की जन्मभूमि के पश्चात लुम्नी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया है। भू राजस्व से 1/6 से घटकर 1/8 कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वो क्या है? तो यहाँ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अशोक का यहाँ पे जो है अशोक का नाम उल्लेख करने वाले गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अशोक का नाम उल्लेख करने वाले गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो आंसर क्या होगा? ब्रावरी स्तंभ। ये 39 BPSC प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा गया कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। तो ब्रावरी स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रावरी विराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है स्थापित किया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है।
कालसी प्रसिद्ध है, तो कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कालसी उत्तराखंड देहरादून के जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, तो आंसर क्या होगा? कालसी मिली है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, तो कालसी में मिली है। कहाँ मिली है, तो कालसी में मिली है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो आंसर क्या होगा? शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो शिलालेख 13 में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक के राजकाल की पहली घटना। यहाँ पे अशोक के राजकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध, और उसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें से। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख के द्वारा। 13वें शिलालेख के द्वारा। अब यहाँ क्वेश्चन के अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो शिलालेख 13। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अशोक के दीर्घ शिलालेख दीर्घ 12वां में सभी संप्रदायों में सार की वृद्धि होने की कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता है तो पालनीय उपाय बताया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करते हैं, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाते हैं। आंसर क्या होगा? अशोक। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमामंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है तथा अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है, वो क्या? अशोक है। ठीक है, यहाँ पे अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें प्राप्त होते हैं उनमें क्या है? आंसर क्या है? दूसरा और 13वां शिलालेख। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कि अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों जैसे चोल हैं, पांड्य हैं, सतीपुत्र हैं, केरलपुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचना मिलती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? सातवाहन। ये यूपीपीसीएस में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि टॉलमी फिलोडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलोडेल्फस कहाँ का था? तो मिस्र का शासक था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मौर्य शासक जो थे अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 जो यवन राजाओं के साथ महत्वपूर्ण संबंध है जिनमें एंटियोकस सेकेंड थियोस सीरिया का शासक, तुरमाई टॉलमी सेकंड फिलोडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास मैसेडोनिया या मकदोनिया का राजा, मग या साइरिन का शासक, अलेक्जेंडर पायरस या एपिचेस का राजा। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। 77वां की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध बनाए थे? तो मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों से जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे? किसके थे? तो मौर्य के थे। अब यहाँ 78 की बात करते हैं तो कि अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था?
तो ये अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों को सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर ई होगा। आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है कि अशोक अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता है। अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि सिनमे बहुकायने दया दाने सच्चे सोचिए मादे साध्वे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता एवं साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़े को सम्मान, धार्मिक सहनशीलता निहित है। तो ये हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है कि ये पाबंदी है। तो आंसर क्या होगा? स्तंभ अभिलेख 5, स्तंभ अभिलेख 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मार कर बलि न दिया जाए, न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाली में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मिर्ग। इसमें भी मिर्ग हमेशा नहीं मारे जाते, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राजाभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषेध किया गया था। तोता का भी वध निषेध किया गया था। मैना का, अरुणा का, जंगली बत्तख है, नंदी मुख है, चमगादड़ है, रानी चींटियां हैं, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरन, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाएँ जो खाए न जाते हैं और यानी किसी काम के न आते हैं। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, 30 और पूर्णवर्षी के दिन, 3 ऋतुओं की पूर्णिमा को दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, मेढ़ों, सूरों और अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। 30 से यहाँ पे क्या है कि 30 से पुनर्वसी ऋतुओं को, यहाँ पे 30 से पूर्णवर्षी ऋतु की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को दागा नहीं जाए। तो स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर क्या होगा? बी होगा। स्तंभ अभिलेख 5 में है। ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में है? तो ये क्या है? 100 गोरा ताम्रपत्र। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन तो शाही आदेश है 100 गोरा ताम्रपत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोरखपुर जिले से प्राप्त 100 गोरा ताम्रपत्र अभिलेख, बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में है। उन्हें ईसा पूर्व 3वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्य के संबंध में है। इस काल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। रीजन क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो आंसर क्या होगा? स्टेशन और रीजन दोनों सही है। तो रीजन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य राजवंश में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्य का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है। इसका और कारण कथन का सही व्याख्या करते हैं। अब क्या है? अब यहाँ क्या, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं दिया था और भूदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया? तो आंसर क्या होगा कि यह सेशन सही है, परंतु रीजन के लिए मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध किसकों ने विद्रोह किया था?